हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कूलम्स लॉ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज़ कूलम्स लॉ। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था बेटा कि कूलम साइंटिस्ट था जिसने हमें चार्जेस के बारे में बताया था कि जब नंबर ऑफ चार्जेस या दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं। तो उसी के बेस पे उसने एक लॉ दिया था कि वो फोर्स जब लगाएंगे तो कितनी फोर्स लगाएंगे, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। इज़ दैट क्लियर। तो उसने कंसिडर क्या किया था, 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से आर। फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड चार्ज इज Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R। चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी, और दोनों ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। तो उसने जो लॉ दिया था वो लॉ क्या था, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगी, जब दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे। रिपल्शन कब होगी, जब दोनों लाइक चार्ज होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, that is F, is directly proportional to product of these two charges, that is product of Q1 and Q2. This is the first equation. According to this law, the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the product of two charges, and the same force is inversely proportional, that is 1 divided by square of distance between the 2 point charges. The distance between the 2 point charges was r, यानी दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या था, r, और उस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई उस लॉ के अकॉर्डिंग। तो आफ्टर कंबाइनिंग व्हाट विल गेट, f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 को तो यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही हमें बताता है कि जो फोर्स है वो कितने टाइम्स है। अगर ये दो चार्जेस सेपरेटेड है r डिस्टेंस से, तो कितने ज़्यादा है, कितनी कम फोर्स लगेगी। तो हमेशा इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके इक्वल टू लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं कि दिस कांस्टेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट जो k है यही हमें बताता है कि जब दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेट है तो उनमें फोर्स कितनी ज़्यादा है, कितनी कम लग रही है। इज दैट क्लियर। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हियर फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स एयर और वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस दिस कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity in free space, यानी इन एयर और वैक्यूम। तो ये एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ही हमें बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है, जिसको जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, यानी परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। दीज आर द यूनिट, ये यूनिट है इसकी एप्सिलॉन नॉट की। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 22/7 और 3.142। अगर मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो k की वैल्यू मेरे पास आएगी 9 इंटू 10⁻9। कितनी वैल्यू आएगी, 9 इंटू 10⁻9, यानी जो k यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 10⁻9 और साथ में इसके यूनिट। और जो वो यूनिट होंगे वो क्या आएंगे, जो यूनिट है k के वो क्या आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम-2। ये इसके यूनिट है। तो बच्चों याद रखना है, जो ये पूरा k की वैल्यू अगर भरनी है तो 9 इंटू 10⁻9 भर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं फॉर फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में फोर्स, फ्री स्पेस मीन्स अगर इन दोनों चार्जेस को हम एयर या वैक्यूम में रखें
तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², इतनी फोर्स लगेगी। इसी फॉर्मूला से, जिसको मैं स्टार इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूला से हम Q को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज 1 कूलम कब होगा, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कब होगी। इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी दोनों चार्ज हमारे पास कितने हैं, 1 कूलम के हैं, और दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, देन F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/1², ये 1 ही हो जाएगा, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। यानी तब फोर्स कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा कि जो दो चार्ज प्लेस की हैं, ये चार्ज 1 कूलम होंगे कब, जब ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट है, कहाँ पे, एयर या वैक्यूम में, और जब इनके बीच में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है चाहे रिपल्सिव, अगर दोनों सेम लेंगे तो रिपल्सिव होगी, अगर दोनों प्लस या माइनस ऑपोजिट लेंगे तो अट्रैक्टिव होगी। तो जो फोर्स लग रही है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन होगी, तो दोनों चार्ज क्या होंगे, 1 कूलम होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें और उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कितनी लग रही है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन लग रही है, तो दोनों पे चार्ज कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। इस तरह से आप 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये तो बात होगी कि अगर दोनों चार्जेस हमने कहाँ पे रखे हैं, फ्री स्पेस। याद रखना बच्चों, फ्री स्पेस मतलब एयर और वैक्यूम दोनों में रख सकते हैं, दोनों में सेम ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो फ्री स्पेस में रखा तो ये है, अगर हम किसी मीडियम में रखें तो सेम होगी, डिफरेंट होगी, तो ये देखते हैं। तो इसको मैं रिमूव करके जो लास्ट रिजल्ट है हमारा वो लिख रहा हूँ, यानी जो मेन फॉर्मूला है जिसको मैंने इक्वेशन स्टार दी है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि फ्री स्पेस में जो फोर्स होती है, फॉर्मूला इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ पे डेराइव किया, चाहे 9 इंटू 10⁻9 लिख लो, चाहे 1/4πε0 लिख लो, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बट अगर हम इन दोनों सेम चार्जेस को जो सेम डिस्टेंस r पे सेपरेट है, इनको उठा के मैंने किसी मीडियम में रख दिया, सपोज मैंने एयर से उठा के तो नहीं रख सकते, वैसे सेम डिस्टेंस पे जो चार्ज है उनको एयर से वाटर में ले गया, यानी मीडियम यहाँ पे क्या है, मैंने सेम चार्जेस को वाटर में प्लेस कर दिया, यानी मीडियम यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो क्या चेंज आएगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, FM यानी फोर्स इन मीडियम। तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1/4πε0, साथ में एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ जाएगी एप्सिलॉन r, क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन r, Q1 Q2 बाय R²। यानी ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो आगे इस पे इफेक्ट होगा अगर हम चार्जेस को किसी और मीडियम में रखें। जैसे सपोज मैंने चार्जेस को वाटर में रख दिया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और फॉर वाटर इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन r की वैल्यू 81 फिक्स होती है। अलग अलग मीडियम, हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, बट हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 81। यानी ये एप्सिलॉन r ही हमें बताएगा कि अगर मैंने चार्जेस को एयर से या वैक्यूम से वाटर में लेके जाऊँ तो उस पर फोर्स कम होगी या ज़्यादा होगी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दूँ, इस इक्वेशन को नंबर 2, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ 1/2 यानी F डिवाइडेड बाय FM, दोनों का फॉर्मूला लिख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R², दिस वाज F था ये, और नीचे ये वाला चीज 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय R²। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं कैंसल आउट कर दूं, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, एप्सिलॉन r ऊपर चला गया, तो F/FM का फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन r, यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। अब यहां से क्या पता चल रहा है,
कि जो मीडियम में फोर्स लग रही है वो जो वैक्यूम में फोर्स थी उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता करूँ तो एफ एम क्या आएगी, एफ बाय 81। इससे क्या पता कर रहा है कि जो मीडियम में अगर मैंने सेम चार्जेस को एयर या वैक्यूम से वाटर में ले गया था तो फोर्स 81 टाइम डिक्रीज हो जाती है। किससे? जितनी फोर्स एयर या वैक्यूम में थी, क्योंकि एफ को 81 से क्या किया है, डिवाइड किया गया। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही हम चार्जेस को एयर या वैक्यूम से उठा के किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, दैट डिपेंड कि हमारे पास कितनी वैल्यू है एप्सिलॉन आर की। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था कि मीडियम में रखने से होता क्या, यानी जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। याद है बच्चों, आपने 11th में किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या था, जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट ये वाला कांस्टेंट हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी कूलम लॉ में डिपेंडेंस मीडियम पे होती है और ग्रेविटेशन लॉ पे मीडियम पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं, इस एप्सिलॉन की ही बात करते हैं कि यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर जो ये था, इसको आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। एक तो ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम, एक ये फॉर्मूला भी हो सकता है। यानी एप्सिलॉन आर के दो फॉर्मूले हैं, एफ डिवाइडेड बाय एफ एम या फिर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसीलिए दोनों को डिवाइड करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एप्सिलॉन आर जो परमिटिविटी बोलते हैं, इसको हम एक और नाम होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कभी आपको आ जाए रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो तो उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो ऐसे इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन द फ्री स्पेस टू द फोर्स इन द मीडियम। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जनरल चीज थी ये कूलम्स लॉ होता क्या है, फोर्स कितनी लगती है। अब कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म मीन्स इसमें तो हम, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स में डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन वाला पार्ट कैसे करेंगे ये आपने समझना है बच्चों, क्योंकि आप में इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें डायरेक्शन भी कई बार यूज होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, ओरिजिन है, दो चार्जेस पड़े हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है r, पोजीशन वेक्टर, पहले का पोजीशन वेक्टर क्या है r1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर क्या है r2, पॉइंट B। तो अगर मैं दोनों को सेम मान के चल रहा हूँ कि दोनों चार्ज सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, उसको मैं कैसे लिखूंगा, F21 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ऐसे ही जो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे लगाए, जो सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे लगाएगा, दैट इज कॉल्ड F12 वेक्टर, यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसकी वैल्यू क्या है r, बट अगर हम डायरेक्शन मेंशन करें तो डायरेक्शन हमेशा कैसे मेंशन करते हैं, यूनिट वेक्टर से, यानी इस तरफ अगर मैं मेंशन करूंगा तो r12 कैप आएगा, अगर मैं ऑपोजिट मेंशन करूंगा तो r21 कैप आएगा। इज दैट क्लियर? यानी या तो r12 लिख सकते हैं या फिर r21 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको यूज करते हैं कि F21 और F12 की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं F12 की बात करूं पहले, तो फॉर्मूला सेम है, वैक्यूम में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब r कौन सा है, F12 किस तरफ है, इस चीज के अलॉन्ग, तो इस चीज के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा r21, और साथ में डायरेक्शन के लिए r21 कैप, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली
अगर आप F21 लिखोगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो कैसे लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब F21 इस तरफ है तो इस तरफ डायरेक्शन क्या कौन सी है, R12, तो R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो इन दोनों डायरेक्शन की वैल्यू सेम है R, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं हम R12 कैप इज इक्वल टू माइनस टाइम R21 कैप, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, एक नेगेटिव साइन लगा दिया। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे भरूं तो F21 ये आ जाएगा, इसको मैं R² लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू सेम ही है, ये तो मैग्नीट्यूड ही है तो सेम R² लिख सकते हैं। तो माइनस आगे लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² इंटू R21 कैप, और ये वैल्यू किसकी है, फर्स्ट इक्वेशन F12 की, यानी F21 वेक्टर क्या होगा माइनस F12 वेक्टर। अगर आपको याद हो तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, कौन सा था, न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कूलम लॉ ऑल्सो ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। यानी ये दोनों फोर्सेस क्या लग रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, बराबर फोर्स है, जितना फर्स्ट चार्ज सेकंड पे लगाएगा उतनी फोर्स सेकंड फर्स्ट पे भी लगाएगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इज दैट क्लियर। अब दूसरी बात, इससे पता क्या चल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को ज्वाइन कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस ऑफ द टू चार्जेस। इज दैट क्लियर। इसी के बेस पे हम डिफरेंस पता करते हैं कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जो हमने पहले किया था ग्रेविटेशन के बेसिस पे 11th में, और कूलम्स लॉ, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन बिटवीन न्यूटन लॉ एंड कूलम्स लॉ, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है। कंपैरिजन के लिए बेटा हमेशा सेंटर में लाइन लगा के लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड कूलम्स लॉ, राइट साइड न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कूलम लॉ में क्या होता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है। अभी फॉर्मूला किया, इसमें क्या होता है, इसमें भी फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R², यानी ये जो फोर्स न्यूटन लॉ के बीच में फोर्स है के अकॉर्डिंग फोर्स है, ये मासेस पे डिपेंड करती है, और कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है ये चार्जेस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशन में मास काम करता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज काम करता है। इज दैट क्लियर, यानी चार्ज और मास दोनों क्या है, एनालॉगस है एक दूसरे के। सेकेंड पॉइंट, फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज 1/4πε0 एप्सिलॉन r, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि वाटर में अगर ले जाएं तो क्या होगा, फोर्स चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम कांस्टेंट जो लेते हैं G कैपिटल T, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, यानी ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या है कि अगर वही सिचुएशन हम मासेस के साथ करें कि दो मासेस पहले एयर या वैक्यूम में रखें, फोर्स कैलकुलेट करें, उनको उठा के हम वाटर में रख दें तो फोर्स कैलकुलेट करें, तो फोर्स दोनों में सेम ही रहेगी, यानी वो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। थर्ड थिंग, फोर्स इज
सेंट्रल फोर्स यानी एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, दिस इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। फोर्थ, कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस F21, आप अपोजिट भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी दोनों में सिमिलैरिटी है। फिफ्थ पॉइंट, कूलम्स लॉ में फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी अगर हम कूलम लॉ में फोर्स पता कर रहे हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। बट अगर हम न्यूटन लॉ यूज कर रहे हैं और फोर्स पता कर रहे हैं, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर दो चार्ज हो, सिमिलर चार्ज हो तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर अनलाइक चार्ज हो यानी डिसिमिलर चार्ज हो तो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यानी फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, बट यहाँ पे फोर्स हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव ही होगी। तो ये चीज़ भी समझनी है बेटा, आपका ये चीज़ आपको आगे वाले न्यूमेरिकल्स में, आगे वाले डेरिवेशन बहुत काम आएगी, कि जो कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ है दोनों एनालॉगस ही हैं, ये दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी, नो डाउट डिफरेंसेस भी हैं, बट बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे क्लास 12th के जो क्लास 11th के साथ सिमिलर है। तो ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? और बच्चों याद रखना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे, वैसे ही आपको उसका लिंक मिल जाए, वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।